भारत अपने आप में गोल्डन स्पैरो था, सोने की चिड़िया था। दुनिया के सभी देशों के लोग भारत के साथ ट्रेड करने के लिए मरे जा रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड करना है ना। अब पोर्तुगीजों को लगा कि इस तरह से जैसे हम लोग जिस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं भारत के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें बाकायदा एक कंपनी बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? एक कंपनी बनानी चाहिए, और उस कंपनी का एक हेड यानी कि एक गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए। तो पोर्तुगीज जो राजा है, क्या वास्को डिगामा के पास इतनी पावर है कि विदाउट राजा की परमिशन के वो कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकता है क्या? नहीं। तो जो भी कंपनी बनेगी वो राजा की परमिशन से बनेगी, विथ राजा की परमिशन। अगर राजा ने परमिशन नहीं दी तो कंपनी नहीं बन सकती। तो पोर्तुगीज जो कंपनी बनाई गई उसका नाम रखा गया एस्तादो द पोर्तुगीज द इंडिया। क्या नाम रखा गया? यानी कि जो पोर्तुगीज कंपनी बनी उसका नाम रखा गया एस्तादो द पोर्तुगीज। नहीं नहीं, वो अलग है। हाँ, वो बहुत अलग चीज है, वो तो ब्रिटिश कंपनी है, ये पोर्तुगीज कंपनी है। यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा एक कंपनी को स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम रखा गया एस्तादो द पोर्तुगीज द इंडिया। बात समझ आई? ये कंपनी बनाई गई, और इस कंपनी का चीफ भी बनाया जाएगा जिसे हम लोग गवर्नर कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो उस पहला जो गवर्नर अपॉइंट करके भेजा गया उसका नाम रखा गया अल्मीडा। क्या नाम रखा गया? अल्मीडा। तो गवर्नर का नाम, यानी कि वास्को डिगामा जब पुर्तगाल से आया तो वो एज ए गवर्नर नहीं आया है, लेकिन अल्मीडा जब भारत में आ रहा है तो वो एज ए गवर्नर आ रहा है। किस कंपनी का? एस्तादो द पोर्तुगीज द इंडिया का। बात समझना ध्यान से। यानी कि जो पुर्तगीज कंपनी है इसके कई सारे लोग हमारे देश में आए, जैसे वास्को डिगामा आया एक। कौन आया? वास्को डिगामा आया एक। दूसरा अल्मीडा आया, और तीसरा अल्बुकर्क आया। कौन आया? अल्बुकर्क। चौथा नीनू डी कुन्हा आया। इसका नाम कभी सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना है। तो चार इंपॉर्टेंट लोगों का नाम आपको सुनना है इसमें। एक नाम क्या है? वास्को डिगामा। दूसरा नाम है अल्मीडा। तीसरा नाम है अल्बुकर्क। चौथा नाम है नीनू डी कुन्हा। क्लियर हुआ? वास्को डिगामा भारत में आया है ना, उसने भारत के साथ ट्रेड किया, बट उस समय तक कोई भी पोर्तुगीज कंपनी को डिजाइन नहीं किया गया था। किसी भी तरह से कोई पुर्तगाली फैक्ट्री नहीं बनाई गई थी या कंपनी बनाई नहीं गई थी। वास्को डिगामा भारत में कुल 3 टाइम आया। यह भी सवाल पीसीएस में पूछा गया कि वास्को डिगामा कुल भारत में कितनी बार आया, तो आप बताएंगे कुल 3 टाइम्स आया। फर्स्ट टाइम कब आया? 1498 आया था। सेकेंड टाइम कब आया? 1502, राइट। थर्ड टाइम कब आया? 1524। 3 टाइम्स भारत में आया। कौन? वास्को डिगामा। क्लियर हुआ? यानी कि वास्को डिगामा भारत में कुल कितनी बार आया? 3 बार आया। उसकी डेथ फाइनली यही कोचीन में हो गई। कहां पर उसकी डेथ हो गई? कोचीन में उसकी डेथ हो गई। कोचीन कहां पड़ता है? तो केरला में एक जगह का नाम है। मलेरिया नामक बीमारी हो जाने की वजह से वास्को डिगामा की डेथ हो गई फाइनली 1524 में। और उसकी जो अंतिम इच्छा थी वो ये कि मुझे लिस्बन में दफनाया जाए, न कि कोचीन में। अगर मैं मरूं तो मेरी बॉडी को लिस्बन दफनाया जाए। तो फाइनली इसकी बॉडी को कहां दफन किया गया? ले जाकर के लिस्बन दफन किया गया। तो कुल कितनी बार आया है वास्को डिगामा भारत में? 3 टाइम्स आया। उसके बाद एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया एस्तादो द पोर्तुगीज द इंडिया, और उस कंपनी का जो पहला गवर्नर बनाया गया उसका नाम रखा गया अल्मीडा। क्या नाम रखा गया? अल्मीडा। अब अल्मीडा जो है वो एज ए पोर्तुगीज गवर्नर के रूप में इंडिया आता है 1500 के आसपास। कब आता है? 1500 के आसपास, यानी कि 1498 में पोर्तुगीज इंटर कर गए भारत में, और उसके तुरंत बाद यानी कि वास्को डिगामा के तुरंत बाद भारत में इंटर कौन करता है? अल्मीडा इंटर करता है। अल्मीडा जब भारत में इंटर किया तो पुर्तगीज राजा के द्वारा अल्मीडा को एक एडवाइस किया गया। क्या एडवाइस किया गया? कि आप एज ए गवर्नर जा तो रहे हैं, बट आप पहली प्रायोरिटी में रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी को। क्या रखेंगे? ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आप। ये क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं गहरे शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। समझ आ रहा है?
यानी कि अगर अब अल्मीडा आएगा एज ए गवर्नर, अल्मीडा अगर एज ए गवर्नर भारत में आ रहा है तो उसकी एक पॉलिसी होके आ रही है। देखें दो बातें हैं अल्मीडा के बारे में। एक तो ये पुर्तगीज कंपनी का पहला गवर्नर है जो भारत में एंटर कर रहा है। दूसरा, इसको ऑर्डर दिया गया है कि आप ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट करेंगे। ये होती क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी? मैंने बताया था आप लोगों को कि इस तरह से ये लोग इस वाले रूट से होते हुए भारत में एंटर किए थे, मैंने बताया था आपको, राइट। अब जरा इस बात को समझो, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है एक एरिया, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये दूसरा एरिया, और ये तीसरा एरिया है, राइट। ये तीन प्लेसेस हैं। ये क्या है मैं बता रहा हूं, इसे हम लोग गोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोवा कहते हैं। इसे हम लोग होर्मुज कहते हैं, पर्शियन गल्फ के पास में, और इसे हम लोग मलक्का कहते हैं। ये इंडोनेशिया के आसपास में है, राइट, मलक्का कहते हैं। ये थ्री प्लेसेस हैं, और यही समझ में आएगा आपको ब्लू वाटर पॉलिसी, और यहीं पर आपको समझ में आएगा कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। ये दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है अल्मीडा ने, बट उसे कंप्लीट करने का काम अल्बुकर्क करता है, न कि अल्मीडा करता है। अल्मीडा भारत में आया एज ए गवर्नर फर्स्ट टाइम, बट उसको क्या राइट दिया गया था, क्या काम करने को कहा गया था कि आप ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट करेंगे, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया और वापस चला गया। कहां? पुर्तगाल वापस चला गया। उसके स्थान को फिल करने के लिए जिसे दूसरा गवर्नर बना के भेजा गया उसका नाम रखा गया अल्बुकर्क। क्या नाम रखा है उसका? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भारत में आने वाला दूसरा गवर्नर है पुर्तगाली कंपनी का। क्लियर हुआ? और जैसे ही अल्बुकर्क भारत में आया उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट कर दिया। कैसे? 1510, 1511 और 1512, इन 3 सालों में उसने इन 3 प्लेसेस को जीत लिया। इन 3 समय में तीनों प्लेसेस को जीत लिया उसने। क्या है ये? गोवा एक प्लेस है भारत में। ये सब के सब देखें तो आप देखेंगे कि ये सब के सब किसी ना किसी कोस्ट के किनारे पर हैं, यानी कि डॉकयार्ड सिटीज हैं, यानी कि यहां पर बिल्कुल बगल में ही समुद्र है जहां से ट्रेड किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये 3 प्लेसेस को जीतना था, यानी कि कुल मिलाकर के 3 समुद्रों के आसपास 3 प्लेस बनाने थे हमको। किसको? पुर्तगालियों को। अल्बुकर्क ने सर्वप्रथम यहां पर एक, तुम लोगों को आगे मेडवेल में पढ़ना पड़ेगा, मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक व्यक्ति हुआ है ना, जिसे हम लोगों ने पागल बादशाह कहा है या पागल सुल्तान कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, टाइम है इसका 1336 और एक टाइम है 1346, ये 2 टाइम है, राइट। इसके टाइम में बहुत सारी रिवोल्ट हुई है, बहुत सारे विद्रोह हुए, क्योंकि इसके द्वारा कुछ काम ऐसे किए गए जिससे जनता, और सबसे ज्यादा रिवोल्ट किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इसके टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में यहां तक कि कुल 34 विद्रोह हुए इसके टाइम में। कितने? 34 विद्रोह हुए। उन 34 विद्रोहों में 2 प्रमुख विद्रोह हैं, एक 1336 का और एक है 1346 का। हुआ क्या कि 1336 में जो विद्रोह हुआ उसमें विद्रोह करने वाले 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। क्या नाम है? हरिहर और बुक्का। 1346 में विद्रोह हुआ, उसमें विद्रोह करने वाला व्यक्ति है हसन गंगू। क्या नाम है? हसन गंगू या बहमन शाह। क्या नाम है? बहमन शाह। समझ में आ रहा है? क्या नाम है? बहमन शाह। बेटा क्लास में बाद में करते हैं। हाँ क्लास में बाद में करते हैं। क्या नाम है? हसन गंगू या बहमन शाह। क्लियर हुआ इतना? हरिहर और बुक्का के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा इस वाली जगह पर एक साम्राज्य यानी कि एक एम्पायर बिल्ड किया गया जिसका नाम रखा गया विजयनगर। क्या नाम रखा गया? विजयनगर। यानी कि जब इन लोगों ने इतने में रिवोल्ट कर दिया, यानी कि रिवोल्ट कहां किया होगा इन लोगों ने? दिल्ली में रिवोल्ट किया होगा। वहां से भाग करके यहां पर आए और यहां पर अपना एक एम्पायर गठित कर दिया, एक एम्पायर बिल्ड कर दिया, और नाम क्या रखा? विजयनगर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट,
1346 में हसन गंगू नाम का एक व्यक्ति है जिसे बहमन शाह कहते हैं, उसने 1346 में इस यहां से रिवोल्ट किया और वो भाग के इधर आ गया बगल में, और उसने अपने नाम पर एक साम्राज्य बनाया जिसे कहा गया बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य। समझ में आ गया? यानी कि एक हिंदू साम्राज्य है और एक मुस्लिम साम्राज्य है। क्लियर हुआ? यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में बिल्कुल पड़ोसी हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जब एक तो हिंदू एक तो मुसलमान, दोनों पड़ोसी और दोनों हमेशा लड़ रहे हैं, यानी कि हमेशा दोनों में स्ट्रगल हुआ, और एक समय ऐसा आया कि 1565 में, 50 एक लंबे टाइम तक तो रहेंगे, कुछ दिन सर्व करेंगे, 1565 में दोनों डायनेस्टीज के बीच में या दोनों एम्पायर्स के बीच में एक भयानक तरीके का युद्ध हुआ जिसे हम लोग बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। ये दोनों युद्ध, ये युद्ध किसके बीच में हुआ? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया, है ना, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसके द्वारा? बहमनी एम्पायर के द्वारा, यानी बहमनी साम्राज्य ने पूरी तरह से इनको डिवाइड कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। अब बहमनी साम्राज्य इनके साथ लड़ा था, तो ऐसा तो था नहीं सिर्फ ये मार खाते, इन्होंने भी मारा होगा, इन्होंने भी नुकसान पहुंचाया। तो बहमनी साम्राज्य इनके साथ जब युद्ध किया 1565 में, ये बहमनी साम्राज्य न होकर के 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 5 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक का नाम निकला बीजापुर, एक का नाम रखा गया बीदर, एक का नाम रखा गया बरार, और एक का नाम रखा गया अहमदनगर, और एक का नाम रखा गया गोलकुंडा। समझ में आया? यानी कि 5 जो स्टेट निकल करके आए, वो कहां से निकल के आए? बहमनी साम्राज्य से। एक का नाम बीजापुर, बीदर, बरार, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। क्लियर हुआ? ये 5 अलग स्टेट निकल के आए। इनमें से जो ये बीजापुर है, बीजापुर वाला जो शासक है, यहां का जो शासक है उसका नाम हो जाता है आदिल शाह। क्या नाम हो जाता है? आदिल शाह। समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने अगर सुना हो तो छत्रपति शिवाजी ने एक व्यक्ति को उसके पेट में घुसा करके बगनका निकाल लिया था और मार डाला था। उसका नाम क्या था? हा? नहीं, चल, तुमने ऐसी कहानी कोई सुनी है क्या? नहीं सुनी? चलो कोई बात नहीं। तो इस नाम को समझो जरा, क्या नाम है? आदिल शाह। आदिल शाह जो है, अब समझो इस बात को, यहां पर क्या है? विजयनगर, यहां पर क्या है? विजयनगर, बहमनी, दोनों नष्ट हो गए, ये तो खत्म हो गया। समझ में आया? अब बचा कौन? बहमनी, और बहमनी भी कई सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इधर जो वाला हिस्सा मिल रहा है वो है बहमनी वाला। कौन सा? बहमनी। और उस समय बहमनी के कंट्रोल में ये वाला हिस्सा हुआ करता था, यानी कि गो वाला जो हिस्सा था वो किसके कंट्रोल में था? बहमनी के कंट्रोल में। और बहमनी का शासक कौन है? आदिल शाह। कौन है? आदिल शाह। अल्बुकर्क ने इसी आदिल शाह को पराजित करके, डिफीट करके इस गोवा पर अधिकार कर लिया। बात समझ आया? था किसका? आदिल शाह का, लेकिन जीत किसने लिया? अल्बुकर्क ने। एक सेंटर क्लियर हो गया इनका। नेक्स्ट, होर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ के आसपास में था, इस होर्मुज पर उसने 1511 में कैप्चर कर लिया, और फाइनली 1512 में मलक्का पर कैप्चर कर लिया। क्लियर हुआ? जैसे इन 3 सेंटर को स्टैब्लिश किया गया अल्बुकर्क के द्वारा, ब्लू वाटर पॉलिसी कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जहाज इसी वाले रूट से इधर जाएंगे ना, यहीं से तो जाओगे, और कोई रूट है तुम्हारे पास? नहीं। अब जब इस तरह के 3 सेंटर बना लिए गए अल्बुकर्क के द्वारा, तो अल्बुकर्क ने एक नई शानदार पॉलिसी निकाली। उस पॉलिसी का नाम है कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। ये क्या है? ये दोनों पॉलिसीज को आपको समझना है। ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किसने किया? अल्बुकर्क, अल्मीडा ने। उसे कंप्लीट किसने किया? अल्बुकर्क ने। कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम किसने लागू किया? अल्बुकर्क ने लागू किया। वो होता क्या है जरा देखो। जब आपने 3 सेंटर यहां पर स्टैब्लिश कर लिए, जब आपने 3 सेंटर बना लिए, तो इसका मतलब है कि जो पूरा सी वाला रूट था उस पर किसका राइट हो गया? पूरा पुर्तगालियों का पूरा राइट हो गया। पुर्तगालियों ने अपने आप को समुद्र का स्वामी कहना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वाले रूट से जाएंगे, इस वाले रूट से जाएंगे, तो ये 3 सेंटर हैं किसके? वो हमारे हैं। मतलब जो अदर यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज के लोग भारत के साथ अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ट्रेड करने आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम इस वाले, भाई ट्रेड किसके साथ करोगे? या तो यहां करोगे, या तो यहां करोगे, या तो इंडोनेशिया में करोगे, या मलेशिया में करोगे तो अपने जहाज भी तो लेकर के आओगे ना। शिप आएंगे तुम्हारे, शिप आएंगे किस रूट से? इसी वाले रूट से। और तुम्हारे जहाजों से बड़े शिप, तुम्हारे शिप से बड़े शिप हमारे पास में है।
तो अल्बुकर्क ने एक बड़ी शानदार बात कही कि आप ट्रेड करना चाहते हैं किसी भी चिंता से रहित होकर, यानी कि कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी देश के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये जो समुद्र है इतना बड़ा, इसमें जो तुम्हारे जहाज हैं, समुद्री तूफान चलते हैं समुद्र में, समुद्री डकैत बहुत सारे होते हैं समुद्र में, उसकी सिक्योरिटी कौन देगा तुम्हें? समुद्र में समुद्री लहरें निकलती हो, तुम्हारे जहाज को डुबा देंगे। समुद्र में समुद्री डकैत होते हैं, वो तुमको लूट लेंगे। हाँ क्या? सुनो, तो वो डराने का तरीका है, डराने का तरीका। सबसे बड़े डकैत तो पुर्तगाली खुद हैं। सबसे बड़े डकैत कौन है? पुर्तगाली खुद। वो ये डरा रहे हैं कि अगर आपने हमें टैक्स पे किया और हमारी आपने परमिशन ली, तब तो आप ना तो आपको समुद्री तूफान मिलेगा, ना ही समुद्री डकैत मिलेंगे। अगर आपने हमारी परमिशन के बिना बिना हमें टैक्स पे किए गए, तो इसका मतलब समुद्री तूफान भी आएगी और समुद्री डकैत भी आएंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने हमें टैक्स पे कर दिया, हमारी परमिशन से गए, तो कार्टेज, कार्टेज मीन्स होता है परमिशन। अगर आपने हमसे परमिशन लिया, यानी कि कार्टेज लिया। आर्मेडा, तो हमारी जो खुद की आर्मी है, हमारी जो खुद की आर्मी है, वो एक काफिला यानी कि ग्रुप में चलती है, और तुमसे बड़े जहाज हमारे पास है। तो उस हमारी बड़ी वाली शिप है, उसमें बहुत सारी आर्मी है। तो हमारी जो आर्मी है वो तुम्हारे शिप को सिक्योरिटी प्रदान करेगी। तुम्हारी शिप को क्या करेगी? सिक्योरिटी प्रदान करेगी। हेलो, हाँ, अच्छा, तो कहां तक आओगे तुम? ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? तो कार्टेज तो अल्बुकर्क ने क्या बात बोली कि आपको हमसे क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। अगर परमिशन आपने ले लिया, तो फिर आप बेरोक टोक होकर के आप व्यापार कीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम, हाँ काफिला ही लिखा जाएगा, ऐसे लिख दो ना। कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम किसने लगा इसको लागू किया? तो अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने सिर्फ इतने ही काम नहीं किए, दो तो इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम कर दिए। एक तो क्या कर दिया उसने? ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट कर दिया। दूसरा क्या काम कर दिया? कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम को लागू करके समुद्र में अपनी सुप्रीमेसी को साबित कर दिया, समुद्र में, कि हमसे ज्यादा सुप्रीम कोई है नहीं। अगर आपको समुद्र के साथ ट्रेड करना है, समुद्र में व्यापार करना है, तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना हमारी परमिशन के आप ट्रेड कर नहीं सकते। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया उसने? पुर्तगाल में जो बेरोजगार लोग थे, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनको दो प्रलोभन दिए गए, दो लालच दिए गए। क्या? कि आप हमारी बात को मानो, क्योंकि लॉयल पर्सन की जरूरत है। इंडियंस तुम्हारे लिए लॉयल क्यों होंगे, है ना? तो लॉयल हो कौन सकता है? पुर्तगीज हो सकता है, पुर्तगाली कंपनी के लिए। तो जो अनएम्प्लॉयड पुर्तगीज थे, उनको इंडिया लाया गया। उनको दो प्रलोभन दिए गए। क्या? कि तुमको एक बेहतरीन नौकरी दी जाएगी, क्योंकि पुर्तगीज कंपनी कैसी है? गवर्नमेंट कंपनी, एक बेहतरीन नौकरी देंगे, और साथ में तुम्हारी शादी कराएंगे एक अच्छी लड़की के साथ में। तो जो अनएम्प्लॉयड आदमी है उसके लिए यही दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कि नौकरी भी मिल गई, शादी भी हो गई। तो ऐसे लोग, सारे लोग आ गए। तो अल्बुकर्क ने अनएम्प्लॉयड पोर्तुगीजों को बहुत बेहतरीन, किसी कमांडर बना दिया, किसी को कर्नल बना दिया, बढ़िया ड्रेस पहना, नहीं लेके आया, खाली उस समय एलिजिबिलिटी कुछ नहीं ले आए, और उनको बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया। और उन्हें इंडियंस जो महिलाएं थी, अनमैरिड महिलाएं थी भारत की, उनके सामने डेट कराया। हमारी भारतीय महिलाओं को लगा बड़ा रिचेस्ट आदमी है यार, बहुत अमीर आदमी है। बस में दोनों के बीच में डेटिंग कराई, और दोनों के बीच में मैरिज अलायंस करा दिया, यानी कि दोनों के विवाह करा दिए। अब हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है, हमारे यहाँ की सिविलाइजेशन ऐसी है, कि हमारे यहाँ की महिला अगर किसी व्यक्ति को एक बार पति मान लें, तो 7 जन्मों तक उसी को मानती, और फिर उसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो जो बोलता है वही करती हैं। और फिर जो बच्चा पैदा होगा वो किसके प्रति लॉयल होगा? पुर्तगीज के प्रति या इंडिया के प्रति? पोर्तुगीज के प्रति। तो यानी कि भारत में पूरी नस्लों के साथ खिलवाड़ करने की बात की किसने? अल्बुकर्क ने। इसके साथ दुष्टता नहीं करनी है, इसको बहुत नफरत नहीं करना है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर देखो कितनी बेहतरीन पॉलिसी है,
किसी भी एम्पायर को बनाने के लिए। कितना शानदार नीति है ये। हमारी महिलाओं के साथ विवाह किए, विवाह करने के बाद एक आदमी तो मिल गया लॉयल, और साथ में 3-4 बच्चे पैदा कर लिए, तो एक व्यक्ति से 7-8 लोग मिल गए। 1961 में गोवा को हम लोग इसीलिए नहीं जीत पा रहे थे क्योंकि वो पुर्तगीज महिलाएं भारत में मतलब सामने आ जाती थी, तो हमारी सोल्जर्स, हमारे सिपाहियों को लगता था ये तो हमारी महिलाएं, इनके ऊपर गोली कैसे चलाएं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। जब फाइनली जब हम लोगों ने देखा, तब हमने कहा कि बहुत हद हो गई है, मारो सबको। तब मारा गया। तब आज भी बहुत सारे पुर्तगीज, हाँ आज भी ऐसा है। हाँ, तो ये गोवा में ऐसा ज्यादातर है क्योंकि गोवा में, समझ आया। थोड़ा सा मुझे